अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला आपका। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। आज एक मरतबा फिर हम मज़दूरों के शहर फैसलाबाद में मौजूद है। दहकानों, किसानों, गरीबों, क्लर्कों और तमाम जो मज़दूर शोबा है, मज़दूर लोग हैं, उनके साथ हम भी मज़दूरी कर रहे हैं यहाँ पे मज़दूरों के आलमी दिन पर तमाम मज़दूरों के साथ। आज का ये प्रोग्राम इंतसाब है तमाम मज़दूरों के नाम, आज के नाम, आज के गम के नाम। और आज का गम भी जिंदगी की बहारे गुलिस्तान से खफा, जर्द पत्तों का बन जो मेरा बन है, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द का अंजुमन जो मेरा देश है, क्लर्कों की अफसुर्दा जानों के नाम, किरम खुर्दा दिलों और ज़बानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, तांगे वालों के नाम, रेल बानों के नाम, कारखानों के भोले जियालों के नाम, बादशाह जहां मालिये मासवा नायबुल्ला फिल अर्ज़ दहकानों के नाम। आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के आम इंसानों यानी मजदूरों के नाम फैसलाबाद से। चौक घंटा घर हमारे कई प्रोग्राम यहाँ से हो चुके हैं। हम इस प्रोग्राम में यहाँ से जो मजदूरों के यौम मई के हवाले से कर रहे हैं, ये प्रोग्राम पाकिस्तान के 5 करोड़ मजदूरों के नाम है और उसके साथ साथ 26 लाख सिर्फ फैसलाबाद के मजदूरों के नाम है। ये सारा शहर जो कि बिलबिला रहा है लोड शेडिंग के हवाले से, यहाँ रोज एहतजाज अब सड़कों पे देख रहे हैं। सनत बंद हो रही है और उस सनत की चक्की में पिसने वाले, सिर्फ और सिर्फ उन भट्टियों में जलने वाले पाकिस्तान के फैसलाबाद के मजदूर जो यहाँ पे बसते हैं, आज उनके गम से आपको आशना करवाएंगे और उनके गम के जरिए पाकिस्तान भर के मजदूरों से आशना करवाएंगे। हम आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जनाब मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहब को, जो कि लेबर कौमी मूवमेंट से जिनका ताल्लुक है, मजदूर रहनुमा है। उनके साथ है मियाँ मोहम्मद नईम साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं हौजरी एसोसिएशन के और सनतकार हैं। उनके साथ है जनाब ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकने सूबाई असम्बली पंजाब। तारिक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा। शेख अब्दुल क़य्यूम साहब, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। और हम सबको बहुत खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। मगर आप सबकी इजाज़त से मैं आज यहाँ पे, ये मेरे भाई कुछ बैठे हैं, आप देख रहे होंगे इनके गलों में रोटियां हैं। और हम आए भी इसलिए कि हमने टेलीविज़न पे एहतजाज देखा इन लोगों का, जो कि अपने गलों में रोटियां लटकाए अपने बच्चों के साथ नारे लगा रहे थे। इनका गम और पाकिस्तान के तमाम मजदूरों का गम आज हम टेलीविज़न पे लेके आए हैं। हम बात करेंगे इनसे सबसे पहले कि इनका दुख है क्या। भाई, आप ये रोटियां लटका के एहतजाज कर रहे हैं, क्यों? आप खड़े हो, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले, इस हुकूमत से आने से पहले हमारे रोज़गार तो मिल रहा था, खा महंगाई थी, रोज़गार चल रहा था। अब रोज़गार ढूंढते फिर रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, बच्चे भूखे मर रहे हैं। कई कई दिन फाके करने पड़ते हैं, आधा आधा किलो आटा लाने पे मजबूर हो चुके हैं। किसी के उधार लेते हैं, एक दिन देता है, दूसरे को दरवाजे पे दस्तक देता है कि हमारा उधार दो। ये फैक्ट्री इंडस्ट्री जो हमने इनको कमा कर आज तक दिया है, इनको 200 रुपया उधारा मांग लो तो सारा घर का पर्दा चाह करके इनको बताना पड़ता है, दूसरे दिन इन्होंने कार्ड भी लेने होते हैं। इनके बच्चे रोज़ाना 500-500 खर्चते हैं, हम उधार मांगते हैं, जिनको काटना भी है, सब इनको बताना पड़ता है। कहना हमने ठेका लिया है आपका। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 5 बच्चियाँ हैं। हुकूमत ऊपर से कहती है पढ़ाई लाजमी है, पढ़ाई कैसे कराएं? स्कूल में जाते हैं तो वो किताबें नहीं देते, किसी को दाखिल नहीं करते। सिफारिशें लाओ, सिफारिश जिसकी होती है उसके। अब मैं लाहौर गया हूँ अपनी बच्ची के लिए, उधर भी जिन्होंने पैसे दिए उनका दाखिला हो गया। मैं बहुत मजबूर हो गए, कर्जा उठाकर अपनी बच्ची को पढ़ाया। किस क्लास में आप? वो अब BA में है। ये बताएं कि आप डेली कितना कमा लें? मैं डेली पहले जब रोज़गार चलता था तो 2000-2500 हफ्ता बनाता था। आज 500-700 से ज़्यादा नहीं बनता, जिसमें मेरा चाय पानी का सिगरेट का खर्चा भी हफ्ते का 300 रुपये निकल जाता है। बाकी 300 रुपये रहता है, उसमें घर का खर्चा कैसे चलाऊं, बीमारी का इलाज कैसे करवाऊंगा? तो क्या मुतालबा है आपका हमारा हुकूमत से और हुकूमत वालों से कि इन्हों की गलत पॉलिसियों की वजह से इंडस्ट्री बंद हो गई है, गैस बंद हो गई है, बिजली बंद होगी। ना इन्होंने बिजली के बारे में कुछ सोचा, ना गैस के बारे में सोचा। इंडस्ट्री तबाह होती है तो हो जाए, हमारे बारे इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा आज आप तक। तो थोड़े से नौजवान हैं, आप क्या कहेंगे? ये एहतजाज आपने ये तरीका क्यों इख्तियार किया? ये तरीका हमने इसलिए इख्तियार किया कि ताकि ये हुक्मरानों को हम बार बार कराना चाहते हैं कि हम लोग भूख में मर रहे हैं। ये रोटी हमने शौक से नहीं पहनी, ये हमें मिलती नहीं है, लेकिन हम इन्हें दिखाना चाहते हैं कि ये ताज़ा रोटी नहीं है, ये सूखी रोटी है जिसके लिए बहुत सारे लोग तरस रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। क्यों ये हो रहा है? ये पाकिस्तान
दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम बीजने वाला पाकिस्तान, और यहाँ के लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, प्याज की वजह से मर रहे हैं, बिजली की वजह से परेशान है, कारोबार बंद है। किसको कहें, किसके पास जाएं? कोई हुकूमत नहीं सुन रही। हमारा तो इनके सामने मुतालबा है कि यहाँ तो ये इन गरीबों को रोटी कपड़ा मकान का जो नारा लगाते थे वो दे दे। छीनना तो इन्होंने सीख लिया है। नारा तो इन्होंने लगाया था कि हम रोटी कपड़ा मकान इनको देंगे, लेकिन उसके बदले में इन्होंने हमसे वो छीना है, दिया कुछ नहीं। हम इनसे ये इल्तिजा करते हैं कि हमें रोटी कपड़ा और मकान जो हमारे मजदूरों का हक है वो दिया जाए। अच्छा, मैं मियाँ साहब, ये जो लोग हैं ये एहतजाज कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं। ये मज़दूर है, ये किसान हैं, यौमिया कुछ 100 रुपए कमाने वाले लोग हैं जिनसे उनका गुजारा नहीं होता। आप बताएं इस वक्त पाकिस्तान के मज़दूर की हालत क्या है, औकाते कार क्या है, यौमिया आमदन कितनी है, उनको मिलते हैं पैसे, नहीं मिलते, इस्तेसाल किस हद तक है? शुक्रिया मोहतरमा आसमा शिराजी आपका और समा टेलीविज़न का, जो कि जब से हम क्राइसिस में हैं आप बार बार फैसलाबाद आई अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया। और आज मैं ख़ुसूसन आपका और समा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप 1 मई के हवाले से, जो कि दुनिया भर के मज़दूरों का आलमी दिन है, 1886 में मज़दूरों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके पूरी दुनिया के अंदर लेबर कवानीन जो थे वो मज़दूरों के लिए बनवाए। उससे पहले मज़दूर को एक इंसान भी तस्लीम नहीं किया जाता था, लेकिन 1886 के बाद आज भी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये हालात हैं कि आज पाकिस्तान को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक नाकाम रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है कि आज जो मुल्क, जैसे कि ये मज़दूर कह रहे हैं कि चीनी में हम पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है गंदम पैदा करने में, बिल्कुल, और गंदम पैदा करने में 8वां बड़ा मुल्क है, और गन्ना पैदा करने में हम मुल्क 6वां बड़ा मुल्क है ये, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। और फिर भी आज लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। आपने कहा है कि मज़दूर के हालात का रोज़ाना आपके टेलीविज़न के ऊपर मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए जगह जगह पर बैठे हुए हैं। तो खुदारा ये पाकिस्तान अब मज़ीद इस तरह नहीं चल सकता कि सरमाया चंद लोगों के हाथ में आ जाए और चंद लोग जो हैं वो बैठकर फैसले करें। अब मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मुंतखब मेंबरान असम्बली से कि खुदारा आवाम की आवाज़ को सुने। फिर ऐसा ना हो कि ट्यूनिस की तरह कोई आपकी बात सुने, आप बात सुनना चाहें, फिर आपको कोई सुनाने वाला मौजूद ना हो। और आज पाकिस्तान का यही हाल है। फिर आपको मिस्र की सड़कों की तरह आपको फिर इनकलाब लाने से कोई रोक नहीं सकता इस कौम को। लेकिन मैं हमारे जो मियाँ नईम साहब हमारे मेहमान हैं, मैं इनसे पूछती हूँ, सनतकार, क्या ये इस्तेसाल सिर्फ हुकूमती लेवल के ऊपर हो रहा है? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मज़दूरों का इस्तेसाल नहीं कर रहे इस मुल्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसमा मैडम। इसमें कोई शक नहीं कि इंडस्ट्री और मज़दूर लेबर जो हैं वो वन वैगन व्हील है, और इनमें जहाँ भी कोई डिसऑर्डरनेस आएगी तो बहुत बड़ा खला पैदा होगा। बदकिस्मती से ये वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर, जिसने पिछले 20 साल में पाकिस्तान की इकानमी में और पाकिस्तान की सोशल मैनेजमेंट में तकरीबन 80 लाख के करीब जॉब्स इनकी, आज पिछले 3 साल में बदकिस्मती से वो सेक्टर 40% से ज़्यादा वो जॉब्स जो हैं वो वेस्ट कर चुका है। उसकी बहुत बड़ी वजह मैं बता दूं आपको कि जो स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं वो सारे रॉन्ग दिए जाते हैं। आप जिस इंडस्ट्री को महीने में 15 दिन गैस नहीं मिलेगी, ठीक, जहां 12 से 14 घंटे की, बिल्कुल ये जेन्युइन रीजंस हैं मियां साहब। मेरी बात सुने, मैं जस्ट मुझे, जिसमें 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग होगी, जहां 25,000
एंटरप्रेन्योर्स की किडनैपिंग्स पिछले 1 साल में हुई होंगी, जहां डिस्काउंट रेट, बैंक रेट, जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट्स हैं वो पूरे रीजन में डबल फिगर में होंगे, जहां 16.5% इन्फ्लेशन रेट होगा, वहां इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अगर न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, जो कि पिछले 3 साल में ज़ीरो न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अगर न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, नई जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, जो सेक्टर अपनी टोटल परफॉर्मेंस का 35% परफॉर्म करेगा, 65% इंडस्ट्री बंद होके डेथ बेड पे है। नहीं, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इनेतात का इस शोबे में शिकार है, मगर कुछ लाए अमल में। ख्वाजा साहब आपसे बात करूंगी। हमारी जो वोट, हमारी जो लीडरशिप है वो डिवाइडेड है। वो किसानों के उसमें जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल एरिया वाले जो है वो ज़राअत को नीचे नहीं आने देते और यहाँ पे ट्रेडर्स की बात मानी जाती है। ये जो आम आदमी है इसका क्या कसूर है? क्या इनके पास बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, वो सनतकार नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनकी बात नहीं सुन रही, और वो बड़े बड़े जिम्मेदार नहीं है तो पीपल्स पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आज पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है और जिसकी वजह से मुल्क की मईशत की नाव डूब रही है, ये मेरे भाई मज़दूर ये भी इसी वजह से पीट रहे हैं। हक़ायक़ ये है कि जब इंडस्ट्री को 12 दिन लोड शेडिंग मिलेगी, 15 दिन सुई गैस नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री नुकसान में जाएगी। ठीक। जब इंडस्ट्री नुकसान में जाएगी तो मज़दूर बेरोज़गार होंगे। और पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि हमने मज़दूर की हैसियत को नहीं माना। अगर ये इसी मज़दूर की हैसियत को आज से 50 साल पहले माना जाता, इसके वजूद को माना जाता, इसकी अहमियत को माना जाता, तो पाकिस्तान आज दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में होता और हमारी इंडस्ट्री सिविलाइज कौमों में शुमार होती। सही। हुआ क्या? किसने नहीं माना ख्वाजा साहब? ना हमारी हुकूमत ने माना और ना हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने माना। हुआ क्या? होना तो ये चाहिए था कि जब मज़दूर मेहनत करता है तो इंडस्ट्री का पहिया घूमता है। ठीक। अगर मज़दूर दिन रात मेहनत करता है तो पावर लूमें चलती हैं। लेकिन गवर्नमेंट की आमरीत और उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ना तो पावर लूमें चल सकी और ना इंडस्ट्री चल सकी। फिर जब भी कभी मौका आता है मीडिया पे और सदारत के ऐवानों में सो कॉल्ड लीडर हैं ताजरों के, उनको बुला लेते हैं, जिनका ताजरों के साथ कोई तल्लुक नहीं है। और मैं आज बेबांगे दोहल कहूँगा कि एजाज गौहर नामी शख्स, जो कि मैं समझता हूँ इस ताजरों का, इस मुल्क का, इस पाकिस्तान का और पाकिस्तान की मईशत को डुबोने वाला शख्स है, उसको बुलाते हैं, टीवी पे बुलाते हैं, उनसे टॉकिंग करते हैं, उनको वहाँ पे बुलाते हैं और फिर उनसे क्या कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में तो कोई क्राइसिस नहीं है, हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस कोई नहीं है, हमारे मुल्क में सुई गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? कि ये लोग, चंद लोग जो बैंक डिफाल्टर हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को मैं ख्वाजा साहब आपकी बात, मैं बड़े एहतराम के साथ आपकी बात सुन रही हूँ और जाहिर है कि जो पाकिस्तान के सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, उनके दिलों में दर्द है आवाम के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इससे पहले कि मैं बाजवा साहब के पास आऊँ, मैं शेख साहब आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। कुछ सनतकार ऐसे हैं जिनको इदराक ही नहीं है, वो कहते हैं सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि मुनाफे का मसला है। मसला मुनाफे का है या शरअ मुनाफे का है जिसके अंदर मजदूर पिस रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आसमा आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप फैसलाबाद में दोबारा बार बार तशरीफ़ लाती हैं और फैसलाबाद से आपकी कुछ निस्बत ऐसी हो गई है कि फैसलाबाद ये हमारा अपना शहर है। फैसलाबाद के लोग भी आपसे इतनी मोहब्बत और प्यार करते हैं कि आप लोग आती हैं तो सब लोग बहुत शुक्रिया उनकी मोहब्बत का, उनके प्यार का बहुत बहुत ये शुक्रिया। फैसलाबाद का है, लोगों का, अवाम का है। ये हमारे नुमाइंदे बैठे हैं जिनको हमने वोट देकर असम्बलियों में भेजा है। किस लिए भेजा है? ताकि ये अपने इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क की अवाम को आगे लेकर चले।